अहंकारी बहू अनामिका अपने हाथों पर डंडा पकड़कर अपने मासूम सास ससुर शारदा और प्रसाद को स्टोर रूम में बंद करके घुटने पर बैठा दिया। आवाज, चिल्लाना या रोना, अगर एक भी आवाज इस कमरे के बाहर आई तो देख लीजिएगा। ऐसा कहकर वो उनके पैरों पर मारने लगती है। दर्द, जलन शारदा प्रसाद बर्दाश्त करते हैं और दुखी होकर बस आंसू बहाते हैं। जब उन्हें मारते मारते अनामिका का हाथ दर्द हो गया, थक गया, तब देखिए, आज भी आपका बेटा तैयार होके ऑफिस जाने के लिए हॉल में आएंगे और आप लोगों को उनके सामने कैसा बर्ताव करना है, आपको याद है ना? उसके कहने पर शारदा और प्रसाद बिना जवाब दिए सर हिलाकर यही कहते कि हाँ, उन्हें पता है। हॉल की तरफ चलिए। ऐसा कहकर पैरों में दर्द लेके बहुत ही तकलीफ के साथ वो चलकर हॉल में आते हैं। शारदा आके सोफे पे बैठ जाती है और अपने सामने कॉफी टेबल पे पैर चढ़ा लेती है और सामने बहू अनामिका बैठकर उसके पैर दबाने लगती है। ससुर जी प्रसाद सिंगल सोफे पे बैठकर पैर पे पैर चढ़ा के पैसे गिन रहे होते हैं। तभी ऑफिस जाने के लिए रमेश हाथ में बैग लेकर हॉल में आता है। अनामिका को माँ की इस तरह से सेवा करते हुए देखकर वो बहुत खुश होता है। वाह माँ, बहू की ऐसी सेवा पाकर तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। उसकी ऐसी बातें सुन के शारदा मन ही मन सोचने लगती है, अरे बेटा, इन सबको सच मत समझो। तुम्हारी बीवी तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, बड़ी अभिनेत्री है। जैसे ही तुम इस घर से निकल के बाइक पे बैठोगे, वैसे ही पूरा दृश्य यहाँ का बदल जाएगा। अच्छा पिताजी, ये क्या है? जब भी मैं ऑफिस जाने लगता हूँ तो तभी देखता हूँ कि आप एक सिंगल सोफे पे बैठकर बस पैसे गिने जा रहे हैं। उसके पूछने पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या जवाब देना चाहिए। बाबू, इतने में ही अनामिका बीच में घुसकर कहने लगती है, जैसे मानो की वार्निंग दे रही हो। पिताजी, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। उसके कहने पर प्रसाद को याद आता है कि जवाब में क्या कहना है। फिर बिना झिझक के वो बेटा, घर चलाने के लिए कुछ पैसे मैं बहू को हर रोज देता हूँ। रात में बहू लौटा देती है। उन्हीं पैसों में से कितना पैसा बचा वही मैं सुबह उठकर रोज गिनता हूँ, समझे? ऐसा कहने के बाद वो मन ही मन सोचने लगते हैं, ये सब कुछ बहू का बहुत बड़ा नाटक है। मुझे राजा की तरह और तुम्हारी माँ को रानी की तरह रख रही है। सब दिखावा है ताकि तुम्हें लगे कि बहू कितना ख्याल रखती है। बस एक दिन तुम घर पे रहकर काम करो, समझ में आएगा। इस तरह सोच रहे थे तभी माँ, पिताजी, अनामिका, मैं ऑफिस निकलता हूँ। मैं समय पे खा लूंगा और कुछ इमरजेंसी हो तो फोन कीजिएगा। रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। अनामिका भी उसके साथ साथ उसे छोड़ने बाहर आती है। रमेश बाइक स्टार्ट करके ऑफिस चला जाता है। अनामिका घर के अंदर लौट आती है। शारदा प्रसाद डर के मारे थरथरा के कांपने लगते हैं। फिर अहंकार बहू रानी सामने आके खड़ी हो जाती है। वो गुस्से से देखने लगती है। शारदा के पास आकर उसके गाले पे कस के थप्पड़ लगाती है। शारदा रोने लगती है। जब मैं आपके बेटे के सामने आपके पैर दबा रही थी, आपको तो बड़ा मजा आ रहा था। एक बार भी नहीं कहा कि नहीं हो गया, पैरों में अब दर्द नहीं है, छोड़ दो, इसीलिए आपको ये मिला। उसके बाद वो ससुर जी प्रसाद की तरफ देखती है। प्रसाद घबराने लगते हैं। क्या पिताजी, जब वो आपसे सवाल पूछ रहे थे तो मुंह से जवाब नहीं निकल रहा था? आइंदा अगर फिर से ऐसा हुआ ना तो याद रखिएगा। ठीक है बहू। मुझे बाहर जाना है, कार को साफ कर दीजिए। ऐसा कहकर अनामिका अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। परेशान शारदा और प्रसाद घर के बाहर कार के पास आते हैं। शारदा पाइप से पानी छिड़कती है और प्रसाद उसे साफ करते हैं। आधे घंटे के अंदर अनामिका मॉडर्न ड्रेस पहन के तैयार होके शारदा के पास आकर कहने लगती है, ये क्या? गाड़ी साफ हो गई है, बताने आई थी। रेडी हो गई हूँ, मैं आ रही हूँ, अभी आप यहाँ से जाइए। ऐसे कहने पर शारदा फिर से गाड़ी के पास आ जाती है। थोड़ी देर के बाद अनामिका कार के पास आती है। आकर देखने लगती है कि गाड़ी ठीक से साफ हुई है कि नहीं। देखती है सामने वाले टायर में हवा नहीं है। बस टायर में तो हवा ही नहीं है। आपने देखा नहीं पिताजी? जल्दी से टायर बदल दीजिए, मुझे तुरंत निकलना है। अरे बहू, दूसरा टायर तो नहीं है, तुम्हारे किसी दोस्त को जरूरत था, तुम्ही ने तो भेजा था। ये सुनकर वो प्रसाद को गुस्से से देखने लगती है। ओह शिट, ये बात आप अभी बता रहे हैं? आपको सबक सिखाना ही होगा। अब मैं कैसे जाऊँ, आप ही बताइए, मेरे दोस्त वहाँ इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो प्रसाद की तरफ गुस्से से आगे बढ़ने लगती है।
प्रसाद और शारदा डर जाते हैं। फिर अचानक से अनामिका को घर से थोड़ी ही दूर पे पेड़ के नीचे एक बैलगाड़ी दिखता है। पिताजी, वहाँ पे बैलगाड़ी है ना? वो बैलों के साथ बांधिए और उसे तैयार कीजिए। अरे बहू, बैल तो है ही नहीं, घास खिलाने के लिए खेत ले गए हैं। मुझे जाके लाना होगा, थोड़ा समय लगेगा। उनकी बातें सुनकर अहंकारी बहू सोचने लगती है। सास ससुर को देखकर उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। हमें बैलों की क्या जरूरत है? घर में 2-2 बैल बैठे हुए हैं। ये सुनकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। सासू माँ, अंदर जाके मेरी छतरी ले आइए। वहाँ से शारदा घर के अंदर चली जाती है। प्रसाद तब तक बैलगाड़ी को घर के सामने ले आते हैं। शारदा छतरी लाके अनामिका को दे देती है। फिर अनामिका और शारदा दोनों गाड़ी के पास आते हैं। आप दोनों बैलगाड़ी को खींचिएगा और मैं गाड़ी में जाके बैठती हूँ। अनामिका कहकर गाड़ी में जाके बैठती है। अब चूंकि कुछ करने को नहीं था, इसीलिए शारदा और प्रसाद दोनों जाते हैं और बैलगाड़ी को अपने कंधे के ऊपर उठा लेते हैं। अनामिका एक हाथ में छतरी पकड़ती है और दूसरे हाथ से बैलों की रस्सी। शारदा और प्रसाद बड़े मुश्किलों के साथ बैलगाड़ी को जद्दोजहद से खींचने लगते हैं। तभी बाइक से लौट रहा रमेश अपने माता पिता को बैलगाड़ी खींचते हुए देखता है और देखता है अनामिका महारानी जैसे गाड़ी में बैठी हुई है। गुस्से से वो बाइक को घुमाता है और बाइक को सीधा लाके गाड़ी के सामने रोक देता है। रमेश को देखकर शारदा और प्रसाद अपने कंधे से बैलगाड़ी को नीचे उतारते हैं। अनामिका उतर के रमेश के पास जाती है। रमेश गुस्से से अनामिका के गाल पे एक तमाचा लगाता है। ऐसा थप्पड़ लगाया कि 5 उंगली का निशान सीधा उसके गाल पे पड़ जाते हैं। तुमने मुझे थप्पड़ लगाया? एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हें मेरी कीमत समझ में आएगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर अनामिका गुस्से से एक ऑटो में बैठकर वहाँ से चली जाती है और रमेश अपने बाइक पे माँ पिताजी को बैठाकर घर वापस ले आता है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगी। नमस्कार। बिल्डर दिवाकर एक नया भवन बना रहा था। उसमें एक फ्लोर में मॉडर्न ड्रेस में अनामिका और साड़ी में अच्छे से तैयार पत्नी सुनंदा, वो सब अपने भरोसेमंद नौकर रमेश का इंतजार कर रही थी। एक बार फिर से सोच लो अनामिका, एक बार शादी हो गई और तुम ससुराल चली गई तो मरते दम तक तुम्हें वहीं पे रहना होगा। अगर मैं रमेश के साथ रहूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। बस इतना ही है कि वो इंसान गरीब है। आप लोग बेटी की नजरिया से देख के बात कीजिए। अमीर दिवाकर की तरह क्यों बातें कर रहे हैं आप लोग? बातें हो ही रही थी तभी ऑफिस के फाइल्स लेकर रमेश वहाँ पे आता है। गुड मॉर्निंग सर। उसकी आवाज सुनकर सब रमेश को देखने लगते हैं। अनामिका शर्मा के पिताजी दिवाकर के पीछे जाके छिप जाती है और रमेश को देखने लगती है। देखो रमेश, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। अनामिका तुम्हें तहे दिल से प्यार करती है, वो तुम्हारी पत्नी बनना चाहती है। मैं भी आपसे यही बात कहना चाहता था सर। हाल ही में अनामिका जी ने जब कहा कि वो मुझसे प्यार करती है तो मैं बहुत घबरा गया। सब कुछ जानने के बाद भी। अनामिका को तुम्हारी इस गरीबी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती है। लेकिन मालकिन, उन्हें मेरी गरीबी के साथ जीना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं सर, आप लोग सब मिलके कल मेरे घर आइए। मेरे घर की परिस्थिति देखने के बाद ही आप लोग फैसला लीजिए शादी होगी या नहीं, फिर मैं भी कर लूंगा। ऐसा कहकर वो फाइल्स रख के चला जाता है। एक कमरे का एक छोटा सा मिट्टी का घर था उसका। गरीब दंपति शारदा और प्रसाद मजदूरी का काम करके बहुत ही प्यार मोहब्बत से उस एक कमरे को उन्होंने बनाया था। उसी कमरे के एक कोने में बैठकर शारदा खाना पकाया करती थी। घर के दूसरे कोने में एक बिस्तर के ऊपर बैठकर रमेश ऑफिस के फाइल्स देख रहा था। बिस्तर के दूसरे कोने पर तलाकशुदा बेटी ललिता बैठी हुई थी और पुराने टीवी के रिमोट से टीवी को चलाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक महंगी गाड़ी आके रुकती है। दिवाकर, सुनंदा और अनामिका तीनों गाड़ी से उतर के रमेश के घर पे आते हैं। रमेश के माँ पिताजी शारदा और प्रसाद मुस्कुराहट के साथ उन सभी का अभिनंदन करते हैं। सुनंदा, दिवाकर और अनामिका आके बिस्तर पे बैठते हैं और घर देखने लगते हैं। अनामिका अपनी मंजूरी दे देती है। शारदा प्रसाद को पूरी बात बताया जाता है। फिर बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। अमीर बहू रानी अनामिका अपना दाहिना पैर आगे बढ़ा के रमेश के साथ रहने आ जाती है। बहुत ही महंगी साड़ी, बहुत ही महंगे महंगे जेवर उस घर के एक पुराने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर वो खुद को देख रही थी। तभी वहाँ ललिता आकर कहने लगती है, महंगी साड़ी गहनों का दिखावा करके तुम यहाँ पे मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे ललिता,
ऐसा मैं क्यों करूं भला? बस अभी अभी साड़ी पहनी थी तो देख रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब यहाँ आकर तुम्हें साड़ी या जेवर देखना नहीं है, माँ, पिताजी और मेरा देखभाल करना है। देखो मेरी माँ क्या कर रही है। ऐसे कहने पे अनामिका शारदा को देखती है। शारदा लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। फिर ललिता कहने लगती है, तुम हो बहुरानी, अब से तुम्हें सारा काम करना होगा, जाओ। उसके कहने पे अनामिका चूल्हे के पास जाती है और एक छोटा सा लकड़ी का स्टूल लेकर वहीं पे बैठ जाती है। वो हवा फूकने वाले से हवा फूकने लगती है और रोटियां बनाती है। इसी बीच उसके हाथ में आंच लग जाता है। ये देखकर ललिता हंसने लगती है। उस रात सभी लोग अच्छे से खाना खाते हैं। वहाँ पे 2 बिस्तर लगे हुए थे। एक बिस्तर में शारदा, ललिता और अनामिका जाके सो जाती है और दूसरे बिस्तर पे रमेश और प्रसाद सो जाते हैं। बिस्तर के एक कोने में ललिता और दूसरे कोने में शारदा, बीच में लेटी अनामिका। रात में नींद की हालत में ललिता अनामिका के ऊपर अपना हाथ पैर चढ़ा के सो जाती है। दूसरे तरफ शारदा खराटे लेने लगती है। अब अनामिका ये सब सह नहीं पा रही थी। एक तरफ खराटे की आवाज, दूसरे तरफ ललिता के हाथ पैर का बोझ। उसका वहाँ पे दम घुटने लगा। वो रोने लगी। देखकर रमेश को बहुत बुरा लगता है, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं था। एक दिन उसने कहा कि उसे किसी फंक्शन में जाना है, इसीलिए तैयार होना है, और ये कहकर वो अपना मेकअप किट बैग में ढूंढने लगी, पर उसे कहीं भी नहीं मिला। ये सब देखकर ललिता कहने लगी, क्या हुआ भाभी, क्या ढूंढ रही हैं? मैंने मेकअप किट अपने बैग में ही रखा था, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है भाभी, पहले ये चॉकलेट खा लो। ऐसा कहकर वो अनामिका को एक चॉकलेट देती है। अनामिका भी खुशी खुशी चॉकलेट खाने लगती है। चॉकलेट खाने के बाद, मैंने तुम्हारा मेकअप किट एक पागल औरत को बेच दिया, उसी पैसों से मैंने चॉकलेट खरीदा। मेरे पास कुछ पैसे भी बचे हैं, उससे हम आइसक्रीम भी खरीद के खा सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा कहकर वो हंसने लगती है। ये सुनकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। तभी शारदा वहाँ आती है, पर शारदा अब क्या कहेगी, वो भी कुछ नहीं कह पाती। एक रात क्योंकि अनामिका सो नहीं पा रही थी, इसीलिए घर से बाहर आके एक पत्थर के ऊपर दुखी होकर बैठी हुई थी। ये देखकर रमेश उसके पास आता है। क्या हुआ अनु, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मैं कैसे सोऊं, आप ही बताइए। एक तरफ सासू माँ की जोरदार खराटे, दूसरी तरफ ललिता अपना हाथ पैर मुझ पे चढ़ा देती है। बीच रात में नींद से उठ के बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है। मुझे ऐसे में कैसे नींद आ सकती है, आप ही बताइए। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ललिता का कुछ कर भी नहीं सकता। वो मुझे नहीं पता। पता है आपको, कितने दिन हो गए मुझे ठीक से चैन से सोए हुए। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था ना अनामिका। यहाँ पे कोई छोटा बच्चा नहीं है, मैं आपकी पत्नी हूँ, और पत्नी होने के नाते मैं भी यही चाहती हूँ कि यही प्यार मुझे आपसे मिले। अनामिका, मैंने तुमसे पहले कहा था ना। मुझे घर के काम काज या खाना पकाने से कोई दिक्कत नहीं है, पर पत्नी होने के नाते मैं अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरी नहीं कर पा रही हूँ। बस इसी बात का दुख है मुझे। मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूँ। यहाँ मैं आपके साथ एक पल भी खा नहीं सकती हूँ, ठीक से अकेले में बात तक नहीं कर सकती हूँ। ऐसी हालत में मैं कभी माँ भी नहीं बन पाऊंगी, मुझे सब पता है। ऐसा कहकर अनामिका रोने लगती है। ये देखकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। ठीक है अनामिका, मैं 3 कमरे का घर लेता हूँ। पहले आप वो काम कीजिए, जरूरत पड़े तो पिताजी की मदद लीजिए। ठीक है अनामिका, अभी माँ और बाकी लोग सब सो रहे हैं, हम सुबह तक बात कर सकते हैं। कर पाओगी ना? अरे आप कहेंगे कुछ करने के लिए और वो मैं ना करूं? अनामिका इस तरह कहती है। फिर अनामिका और रमेश पूरी रात बैठ के गप्पे लड़ाते हैं। फिर एक दिन रमेश दिवाकर से बात करके ट्रिपल बेडरूम का एक फ्लैट खरीद लेता है। फिर एक कमरे में शारदा प्रसाद, दूसरे कमरे में ललिता और तीसरे वाले कमरे में अनामिका और रमेश बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।